व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या हालचाल। और आज के वीडियो का जो मेजर टॉपिक है वो देखो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर जो बंदा अभी क्लास 11th में है उसके लिए तो है ही है, लेकिन जो बच्चा क्लास 12th में आ गया है उसके लिए भी है। सो गाइज एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया है, हम लोग क्लास 11th में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, हम लोग क्लास 12th में आने के बाद हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। सो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिनका आपस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइज इफ़ यू आर इन क्लास 11th, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि NCERT को तो एटलीस्ट 100% कंप्लीट करना। देखो गाइज मैं जो वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों को रेफरेंस के लिए तो छोड़ो, अगर आप मेरे वीडियोस को पूरी तरीके से देख लेते हो उसके बाद आपको NCERT उठाने की जरूरत भी नहीं है। ये बात हम लोग सब जानते हैं। जो ग्रेविटी सर्कल चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई और बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस आप इस चैनल पर हो और आप ग्रेविटी सर्कल पर मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी और बंदे से पढ़ रहे हो या आप किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो या आप स्कूल से पढ़ रहे हो, तो गाइज आप लोगों को देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चैप्टर से क्लास 12 का लिंक बनता है। यहां पर वो चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज अ हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको इंट्रोडक्टरी चैप्टर जैसे फिजिक्स वगैरह में होता है या बॉटनी वगैरह में होता है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन गाइज ये केमिस्ट्री है, यहां पर पहला चैप्टर बाकी आने वाले चैप्टर से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो आप लोगों को पढ़ के रखना है। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स और क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जुड़ा हुआ चैप्टर है, वो करना है। देन तीसरा चैप्टर एक इजी चैप्टर हो जाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक बार गो थ्रू करो, खत्म करो। केमिकल बॉन्डिंग अगेन हाईली इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग के साथ क्लास 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो और हाइब्रिडाइजेशन आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगा क्लास 12th की। तो क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सेकंड थर्ड चैप्टर को हटा दें तो फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की फिर हाईली यूटिलिटी है। केमिकल बॉन्डिंग में से एक खास बात और होती है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ते हो, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, जो क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा वो पता करने में मदद करता है। तो अगेन दैट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगेन वो चैप्टर मैंने लिस्ट में नहीं लिखा है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको वापस बताऊंगा क्यों। देन गाइस स्टेट्स ऑफ मैटर, अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर की भी अपनी यूटिलिटी आप लोग सब जानते हैं। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट वगैरह पता करने के लिए डायपोल मोमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेंडर वॉल फोर्सेस, डायपोल डायपोल, इन सब की यूटिलिटी है। तो वो चैप्टर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन गाइज यहां पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो चीजें 11th में सिखाई है वो 12th में ये सॉल्यूशन नाम के चैप्टर के अंदर वापस आएगी। सो इन केस अगर आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स निकालना, अगर ये कंसेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है देन इन क्लास 12th आप इसको वापस से आप इसको मतलब रिकवर कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां पर मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री ठीक से नहीं आई देन प्रॉब्लम आएगी। तो क्लास 11th के बच्चे गौर से सुने, आपको वहां पर स्टोइशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। साथ साथ में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। लेकिन क्लास 12th में आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वापस से सीख सकते हो, इंक्लूडिंग मोल्स निकालना, वो मैं हमेशा सिखाता हूं। सो अगर वो चैप्टर छूट जाता है कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर आप आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। नाउ गाइस केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन वाला रोल आ जाता है। तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी आप क्लास 11th में हो तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लो। एटलीस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। दैट्स इट।
फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर। उस चैप्टर में बताई हुई बातें क्लास 12th में मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, एक जनरल टीचर आपको वापस एक्सप्लेन कर देगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट चैप्टर, छोड़ो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन, ये 3 चैप्टर लाइन से, छठा, सातवां और 8वां चैप्टर, ये चैप्टर का लिंक क्लास 12th में सॉल्यूशंस के साथ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ है, केमिकल काइनेटिक्स के साथ है, मेटलर्जी के साथ है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के साथ है। एंड मैं आपको बता दूं, ये 3 चैप्टर्स का बेसिक यहां पर नहीं बताया जा सकता। यहां पर हमारे पास समय नहीं होता, एक टीचर के पास टाइम नहीं होता कि इन बड़े बड़े चैप्टर्स को यहां पर उठाकर सिखाया जाए। तो अगर आप क्लास 11th में गाइस, तो डोंट यू डेयर टू लीव दिस चैप्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों, इट्स अ रिक्वेस्ट, नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट यू डेयर, मैं कोई नहीं होता ऐसा बोलने वाला, बट एज एन एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों को तो छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोग इन 3 चैप्टर्स को हल्के में ना लें। कई स्कूल्स में, कई इंस्टीट्यूट्स में इन चैप्टर्स को पढ़ाने में टीचर्स के पसीने आ जाते हैं, आई नो दैट। तो गाइज, इसके लिए आप लोग मेरा थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो, आपको यूट्यूब पर डालना है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th ग्रेविटी सर्कल या मृत्युंजय पंड्या, आपके सामने मेरा पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम करंटली मैं पढ़ा रहा हूँ, रेडॉक्स में एक बार पढ़ा चुका हूं, मैं फिर पढ़ाऊंगा, तो ये 3 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। रेडॉक्स एक बहुत ही लल्लू चंपू सा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं, खास चैप्टर ये 2 हैं गाइस। इन दोनों चैप्टर्स में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी इस पर बेस्ड है, केमिकल काइनेटिक्स पूरा इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड होता है, मेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम का कांटेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कांटेक्ट एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी रेडॉक्स रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट फिर यहां लग जाता है। तो आपकी ये जो चैप्टर्स हैं, जो आपके लगभग मान के चलो 70 में से 35 प्लस मार्क्स आपको दिलाएगा, वो क्लास 11th के ये 3 चैप्टर से लिंक होता है। तो गाइज, ये जो 3 चैप्टर लिखे हैं, ये आप लोगों के लिए की चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइज, अगर आप क्लास 12th में हो, अब क्लास 12th के बच्चे बात सुनेंगे, अगर आप क्लास 12th में हो, सॉल्यूशंस हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में चले, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से आना चाहिए, बस। केमिकल काइनेटिक्स के लिए इक्विलिब्रियम, अब सर इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो क्या करें? तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग में आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तक पढ़ लो, आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तक पढ़ के रख लो, दैट्स इट। और इक्विलिब्रियम में से वो एसिडिक सब्सटेंसेस का Ka और pKa वैल्यू, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो उसके अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम में आता है, वो 2 चीज आप प्लीज करके रख लो, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में pKa वैल्यू और Ka वैल्यू पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में से आपको 2 चीज करनी है, स्टार्टिंग का पूरा पढ़ लो, कहां तक? एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया तक, उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन सब आ जाएगा। और उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट में जाके वो पूरा Ka और pKa वैल्यू निकालना सीखेंगे, वो हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप एक बार जनरल थर्मोडायनेमिक्स को पूरा देखो, स्पेशली गिब्स फ्री एनर्जी वाला पोर्शन, लास्ट में एंट्रोपी वाला। तो एंट्रोपी, इंथैल्पी, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना आपको देखना है। रेडॉक्स लल्लू पल्लू चैप्टर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 चैप्टर की बेसिस पर आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा, 0 से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक पॉइंट्स दे दूंगा। तो आपको क्लास 11th का जीओसी, 11th वाले बच्चों को तो पढ़ना ही है, 11th वाले बच्चों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर जान लगा के पढ़ना है, पूरी जान लगा के पढ़ना है। लेकिन क्लास 12th में आने के बाद आप घबराए ना। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स भी देखोगे, जो मैंने पिछली प्लेलिस्ट बनाई थी, हर चीज डिटेल में, इनफैक्ट अगर वहां पर आप मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करो, तो 12th में नहीं समझाते, मैंने समझाया है। सेट-जेफ रूल नहीं समझाते, मैंने समझाया है। तो डिटेल में मैंने सब पढ़ाया। तो अगर आपका क्लास 11th का जीओसी भी छूट जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लल्लू पच्चू रह जाता है, तो 12th के बच्चे ना घबराएं, वो हमारे पास पूरा अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों को इन 3 चैप्टर्स को ध्यान में रखना है। अब मैं आप लोगों के लिए
क्लास 11th के वो चैप्टर्स के नाम भी लिख देता हूं जो आप लोगों को करके रखने। एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देन नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद ये 3 चैप्टर हो जाएंगे। एंड देन आप इनऑर्गेनिक छोड़ दो। इनऑर्गेनिक में हर चैप्टर में हर चीज को बार बार बताया जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 11th की छूट भी गई तो 12th में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में आपको वापस चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप थोड़ा सा जीओसी को देख लीजिए। तो ये 3 चैप्टर भी अगर आपके बढ़िया रहते हैं, और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 4 और ये 3 चैप्टर, मतलब आपके अगर केमिस्ट्री में उधर 16 चैप्टर है या 15 चैप्टर है, तो उसमें से आपको 7 अच्छे तरीके से करके रखने, 12th की पूरी केमिस्ट्री आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको मदद किए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। ग्रेविटी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मृत्युंजय पंड्या को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 11th एंड 12th दोनों के बच्चों को पता चल गया कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 12th के बच्चे टाइम निकाल के थर्मोडायनेमिक्स का इंथैल्पी और एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में से मैंने बता ही दिया है, और रेडॉक्स रिएक्शन एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, तो आपको 12th केमिस्ट्री इजी लगने लग जाएगी। और अगर आप 11th में हो तो इन चैप्टर्स का खासा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।